नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के पन्नों में छिपे एक ऐसे अनुच्छेद की बात करने जा रहे हैं जो ज्यादातर लोगों की नजर से ओझल रहता है। अनुच्छेद 34। और यह संविधान के भाग 3 में है। जी हाँ, यानी हमारे मौलिक अधिकारों के ठीक बीच में। और यही बात इसे इतना अनोखा और कह सकते हैं विवादास्पद बनाती है। मतलब मौलिक अधिकारों का अध्याय हमें हक देता है, आजादी देता है। बिल्कुल। लेकिन उसी अध्याय में एक ऐसा प्रावधान भी है जो उन सारे हकों को निलंबित करने की एक असाधारण शक्ति देता है। और ये सैन्य शासन यानी मार्शल लॉ से जुड़ा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो संविधान सभा की बहसों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों तक फैले हुए हैं। तो आज हमारा मिशन इस पहेली को सुलझाना है। ये अनुच्छेद 34 आखिर है क्या? ये संसद को ऐसी कौन सी शक्तियां देता है जो इसे इतना खतरनाक बनाती हैं? और क्या कोई सुरक्षा कवच है जो इसे बेलगाम होने से रोक सके? चलिए इस गहरी और जटिल परत को खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इस शब्द को ही पकड़ते हैं, सैन्य शासन या मार्शल लॉ। हाँ, ये क्या है? दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान में कहीं भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। ये कोई कानून नहीं है जिसे राष्ट्रपति घोषित करते हैं। ये एक स्थिति है। एक स्थिति? ये तो सुनने में ही थोड़ा अस्पष्ट और खतरनाक लगता है। मतलब कोई भी सरकार किसी भी हालात को स्थिति बताकर सेना को खुली छूट दे सकती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसकी अस्पष्टता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा खतरा है। ये अवधारणा हमने ब्रिटिश कॉमन लॉ से ली है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है जब देश के किसी हिस्से में नागरिक प्रशासन यानी पुलिस और सिविल सर्विसेज वो काम करना बंद कर दें। हाँ, जब वो कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम हो जाए, जब विद्रोह हो, युद्ध हो या बड़े पैमाने पर हिंसा हो, तब सेना कमान संभाल लेती है। उस स्थिति में सामान्य कानून की जगह सेना के हुक्म चलते हैं। एक मिनट, ये तो बिल्कुल राष्ट्रीय आपातकाल जैसा लग रहा है। हमारे पास पहले से ही अनुच्छेद 352 है जो सरकार को युद्ध या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थितियों से निपटने के लिए असाधारण शक्तियां देता है। तो फिर इस अलग अपरिभाषित मार्शल लॉ की जरूरत ही क्या है? मैं इन दोनों में फर्क नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग हैं। देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत लगने वाला राष्ट्रीय आपातकाल एक संवैधानिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं, संसद से इसका अनुमोदन होता है और सबसे जरूरी बात, नागरिक सरकार और प्रशासन काम करते रहते हैं, भले ही केंद्र के निर्देश पर। अदालतें भी काम करती हैं। अच्छा, और सैन्य शासन में? सैन्य शासन में नागरिक सरकार का ढांचा ही एक तरह से ढह जाता है। सेना सिर्फ मदद के लिए नहीं आती, बल्कि वो खुद सरकार बन जाती है। नागरिक प्रशासन की जगह मिलिट्री कमांड ले लेती है। सैन्य अधिकारी फैसले लेते हैं और न्याय के लिए सैन्य अदालतें बनाई जा सकती हैं। ओहो, तरह से हमारे संवैधानिक ढांचे का न्यूक्लियर ऑप्शन हुआ। यह सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि क्या आजाद भारत में ये कभी लागू हुआ है? हमने आपातकाल तो देखा है। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। नहीं, कभी नहीं। 1947 के बाद से भारत में वास्तविक अर्थों में कभी भी सैन्य शासन नहीं लगाया गया। हाँ, पंजाब, जम्मू कश्मीर या पूर्वोत्तर में सेना को नागरिक प्रशासन की मदद के लिए बुलाया गया। हाँ, वो तो कई बार हुआ है। लेकिन वो सैन्य शासन नहीं था। सेना ने कभी भी नागरिक सरकार को पूरी तरह से बदला नहीं। तो ये एक ऐसी संवैधानिक शक्ति है जो 75 सालों से हमारे संविधान में है, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं हुई। वाह, तो अगर असल में मार्शल लॉ कभी लगा ही नहीं, तो फिर इस अनुच्छेद 34 की इतनी चर्चा क्यों? आखिर ये संसद को ऐसी कौन सी शक्ति देता है जो इतनी खतरनाक मानी जाती है? क्योंकि इसकी असली शक्ति मार्शल लॉ के दौरान नहीं, बल्कि उसके खत्म होने के बाद सामने आती है। अनुच्छेद 34 संसद को 2 बहुत बड़ी शक्तियां देता है। क्या है वो? पहली है क्षतिपूर्ति यानी इंडेमनिटी, और दूसरी है वैधीकरण यानी वैलिडेशन। क्षतिपूर्ति? ये तो सुनने में गलतियों पर पर्दा डालने जैसा लग रहा है। इसका क्या मतलब है? आप इसे एक तरह का कानूनी सुरक्षा कवच कह सकते हैं। मान लीजिए मार्शल लॉ के दौरान कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए किसी सैनिक या सरकारी अधिकारी ने कोई ऐसा काम किया जो सामान्य कानून के तहत अपराध है। अनुच्छेद 34 संसद को ये शक्ति देता है कि वो बाद में एक कानून बनाकर उस सैनिक या अधिकारी को किसी भी कानूनी कार्रवाई, किसी भी मुकदमे से पूरी तरह बचा ले। और दूसरा शब्द वैधीकरण?
यहीं पर ये अनुच्छेद और भी शक्तिशाली हो जाता है। वैधीकरण का मतलब है उन कामों को कानूनी तौर पर सही ठहराना जो उस वक्त अवैध थे। इसे ऐसे समझिए कि अनुच्छेद 34 संसद को एक संवैधानिक टाइम मशीन देता है। टाइम मशीन? हाँ। वो अतीत में जाकर उन कार्यों को, सजाओं को या जब्त की गई संपत्ति को वैध घोषित कर सकती है जो उस समय के कानून के हिसाब से पूरी तरह गैर कानूनी थे। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए किसी हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सेना को गोली चलानी पड़ती है, जिसमें कुछ लोगों की जान चली जाती है। सामान्य हालात में उन सैनिकों पर हत्या का मुकदमा चल सकता है। बिल्कुल, लेकिन अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ खत्म होने के बाद संसद एक इंडेमनिटी एक्ट पास कर सकती है। यह कानून कहेगा कि उन सैनिकों ने जो भी किया वो देश की भलाई के लिए किया और इसलिए उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और वो घटना? संसद उस घटना को कानूनी तौर पर सही ठहरा देगी, जैसे वो कभी कोई अपराध था ही नहीं। यह पूर्वव्यापी यानी रिट्रोस्पेक्टिव शक्ति है जो इसे इतना असाधारण बनाती है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सेना कुछ भी करे और बाद में संसद एक कानून बनाकर उन्हें हर गलती से बरी कर देगी। इसमें तो जवाबदेही बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करता है। हाँ, और यही सवाल संविधान सभा में भी उठा था। तो फिर ये सवाल उठता है कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, पटेल जैसे लोग जिन्होंने हमें मौलिक अधिकार दिए, उन्होंने उसी अध्याय में ऐसा प्रावधान क्यों रखा जो उन अधिकारों को जड़ से उखाड़ता हुआ महसूस होता है? संविधान सभा की बहसों को पढ़ना बहुत दिलचस्प है। आप महसूस कर सकते हैं कि उस कमरे में कितना तनाव था जब डॉक्टर अंबेडकर इस प्रावधान का बचाव कर रहे थे। उनका तर्क बहुत सीधा था। क्या था? ये एक आवश्यक बुराई है जो सिर्फ अत्यंत असाधारण परिस्थितियों के लिए है। अच्छा, उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका मानना था कि अगर किसी सैनिक या अधिकारी के मन में ये डर बैठा रहेगा कि संकट टलने के बाद उसके हर एक्शन पर मुकदमा चलाया जाएगा, तो वो जरूरी और कड़े फैसले लेने से हिचकिचाएगा। ये बात तो है। जब देश टूटने की कगार पर हो, तब आप अधिकारियों से कानूनी बारीकियों के बारे में सोचने की उम्मीद नहीं कर सकते। राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। ये प्रावधान उन लोगों को निडर होकर कार्रवाई करने का भरोसा देता है। लेकिन ये तो एक फिसलन भरी ढलान है। आप सैनिकों से कह रहे हैं तुम जो जरूरी समझो करो, हम बाद में देख लेंगे। ये तो सत्ता के दुरुपयोग का एक खुला निमंत्रण है। बिल्कुल। कोई भी सरकार किसी भी राजनीतिक विरोध को राष्ट्र के लिए खतरा बताकर कुचल सकती है, ये जानते हुए कि उसके पास बाद में सब कुछ ठीक करने के लिए एक संवैधानिक एस्केप हैच मौजूद है। आपने इसकी आलोचना का सार पकड़ लिया है। सबसे पहला और बड़ा खतरा मौलिक अधिकारों का ही है। ये अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने के हमारे अधिकार को भी लगभग खत्म कर सकता है। और दूसरा, जैसा आपने कहा, इसके राजनीतिक दुरुपयोग की भारी आशंका है। और तीसरा, ये सुरक्षा बलों में जवाबदेही की भावना को कमजोर करता है। सही बात है। और इन सब के ऊपर सैन्य शासन की कोई स्पष्ट परिभाषा न होना इसे और भी अप्रत्याशित बना देता है। सेना को दी गई इन विशेष शक्तियों की बात मुझे सीधे AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की याद दिलाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि AFSPA अनुच्छेद 34 का ही एक छोटा रूप है। क्या इन दोनों में कोई संबंध है? ये एक आम गलतफहमी है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, AFSPA वो अनुमति पत्र है जो सेना को किसी मिशन पर जाने से पहले दिया जाता है। ये संसद का बनाया एक कानून है जो सेना को अशांत क्षेत्रों में पहले से ही कुछ विशेष शक्तियां देता है, जैसे बिना वारंट गिरफ्तारी या घातक बल का प्रयोग। ये एक निवारक यानी प्रिवेंटिव कानून है। और अनुच्छेद 34? अनुच्छेद 34 वो माफीनामा है जो मिशन में कुछ गड़बड़ हो जाने के बाद दिया जाता है। बाद में? हाँ, ये एक संवैधानिक प्रावधान है जो सैन्य शासन खत्म होने के बाद के कार्यों पर लागू होता है। ये एक उपचारात्मक यानी रिमीडियल उपाय है। AFSPA पहले से शक्ति देता है, अनुच्छेद 34 बाद में सुरक्षा देता है। लेकिन न्यायपालिका इस पर चुप तो नहीं रह सकती। सेना को खुली छूट तो नहीं दी जा सकती, चाहे वो AFSPA के तहत हो या भविष्य में कभी अनुच्छेद 34 के तहत। बिल्कुल नहीं। नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ के 1998 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ कहा था, है ना? हाँ, और वो एक ऐतिहासिक फैसला था।
सुप्रीम कोर्ट ने AFSPA को असंवैधानिक तो नहीं ठहराया, लेकिन उस पर लगाम लगा दी। बहुत महत्वपूर्ण लगाम लगा दी। कोर्ट ने कहा कि हर मौत की जांच होनी चाहिए, सेना को मनमानी करने की छूट नहीं है और घातक बल का प्रयोग तभी हो सकता है जब वो बिल्कुल जरूरी हो। इस फैसले ने ये स्थापित कर दिया कि सेना कानून से ऊपर नहीं है। और इसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। बिल्कुल, कि ऐसी शक्तियों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो ये हमें सबसे अहम सवाल पर लाता है, क्या अनुच्छेद 34 न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर है? क्या संसद अगर कोई इंडेमनिटी एक्ट पास कर दे तो अदालतें उसमें कुछ नहीं कर सकती? क्या वो एक अंतिम लक्ष्मण रेखा है? नहीं, और ये जानना बहुत जरूरी है। ये माना जाता है कि अनुच्छेद 34 के तहत बनाए गए कानून की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जस्टिस JS वर्मा ने भी इस पर जोर दिया था कि सैन्य शासन के दौरान भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं? हाँ, अगर संसद का बनाया कानून मनमाना है या मौलिक अधिकारों पर जरूरत से ज्यादा अतार्किक प्रतिबंध लगाता है, तो अदालत निश्चित रूप से उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। तो एक सुरक्षा वाल्व मौजूद है, भले ही वो बहुत मजबूत न हो। तो आज की चर्चा के बाद जो तस्वीर उभर रही है वो एक संवैधानिक विरोधाभास की है। अनुच्छेद 34 एक ऐसे हथियार की तरह है जिसे एक कांच के बक्से में रखा गया है, जिस पर लिखा है केवल प्रलय की स्थिति में तोड़ें। बिल्कुल सही कहा। एक तरफ ये राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाने के लिए एक जरूरी और शक्तिशाली उपकरण है। ये उन लोगों को सुरक्षा देता है जिन्हें अराजकता के बीच व्यवस्था बहाल करने जैसे नामुमकिन काम करने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ ये हमारे मौलिक अधिकारों पर लटकती एक तलवार है, जिसके दुरुपयोग की संभावना हमेशा बनी रहेगी और जो राज्य को असीमित शक्ति दे सकती है। निश्चित रूप से यह प्रावधान लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के उस शाश्वत तनाव को दिखाता है जिससे हर देश को जूझना पड़ता है। यह शायद हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता और हमारे संस्थानों की मजबूती का ही प्रमाण है कि आज तक हमें उस कांच के बक्से को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। किसी भी असाधारण स्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा और एक नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों के बीच सही संतुलन कहां पर होना चाहिए, और यह तय करने की अंतिम शक्ति किसके हाथ में होनी चाहिए? चुनी हुई संसद, जमीन पर मौजूद सेना या संविधान की रक्षक न्यायपालिका?